महाजन को जन्मदिवस की दी शुभकामनाएं, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना भी की। उत्तराखंड में नहीं मिल रहे दिग्गजों के दिल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने राष्ट्रीय नेताओं पर बोला हमला, तो वहीं एक विधायक ने पार्टी हाईकमान को लिया निशाने पर। देवघर रोपवे हादसे के बाद मसूरी हरिद्वार में बेचैनी, संचालन की सुरक्षा व्यवस्था पर लोगों का गया ध्यान, रोपवे से प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु करते हैं यात्रा। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में शुल्क पर फिर संग्राम, BAMS के छात्रों ने किया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का ऐलान। वरुणावत पर्वत पर जंगल की आग हुई बेकाबू, उत्तराखंड में 88 जगह वनाग्नि की चपेट में और 11 वन जीव विहारों में हुई आग की घटनाएं। उत्तराखंड में आज पारे में उछाल को लेकर रेड अलर्ट, हीट स्ट्रोक का खतरा, शरीर को पूरी तरह से ढक कर निकले बाहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। खबर है देहरादून से, जहां पर जंगल की आग होती जा रही है विकराल। बीते 24 घंटों में 88 स्थानों पर जंगलों में आग लगी है और गढ़वाल में 45, तो वहीं कुमाऊं में 32 स्थानों पर लगी आग। सोमवार को 11 वन्य जीव विहारों में आग की घटनाएं हुई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार आग बढ़ती जा रही है और गढ़वाल में 45, तो वहीं कुमाऊं में 32 स्थानों पर आग लगी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 11 वन्य जीवों में हुई आग की घटनाएं। तो 11 वन्य जीव विहारों में आग की घटनाएं हुई हैं और जंगल की आग होती जा रही है विकराल। देहरादून से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जंगल की आग होती जा रही है विकराल। बीते 24 घंटों में 88 जगहों पर जंगलों में आग लगी है। तो लगातार ये आग बढ़ती जा रही है। गढ़वाल में 45 और कुमाऊं में 32 स्थानों पर आग लगी है। तो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही जगहों पर आग का ये प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। 11 वन्य जीव विहारों में हुई आग की घटनाएं। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जहां पर देहरादून में जंगल की आग होती जा रही है विकराल। तो जंगल की आग लगातार विकराल होती जा रही है और 24 घंटे में 88 स्थानों पर जंगलों में आग लगी हुई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जंगलों में आग लगी हुई है और गढ़वाल में 45, तो वहीं कुमाऊं में 32 स्थानों पर आग की घटनाएं सामने आई हैं। यानी लगातार आग का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। और अगली खबर पौड़ी से है, जहां पर जंगलों में भीषण आग लगने से दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। वन विभाग ने आग बुझाने का प्रयास किया है और आग लगने से जंगली जानवरों का बुरा हाल, आग लगने से ग्रामीणों में डर का माहौल है। तो पौड़ी से अहम खबर, जंगलों में भीषण आग लगने से दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वन विभाग ने आग बुझाने का प्रयास किया है। वन विभाग की ओर से आग बुझाने का प्रयास किया गया। ये बड़ी खबर, आग लगने से जंगली जानवरों का हुआ बुरा हाल। तो आग लगने से जंगली जानवरों का बुरा हाल हुआ है और आग लगने से ग्रामीणों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। तो आग लगने से ग्रामीणों में हुआ डर का माहौल और जंगलों में भीषण आग लगने से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। तो आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर वन विभाग की ओर से हालांकि लगातार आग बुझाने की जो कोशिश है वो जारी है। आग लगने से जंगली जानवरों का भी बुरा हाल हो गया है। जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन यह आग जंगलों को अपनी चपेट में लेती जा रही है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। पौड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर, जंगलों में लगी भीषण आग। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से यह आग अपनी चपेट में जंगलों को लेती हुई नजर आ रही है। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर और तैयारियों को लेकर प्रशासन व पर्यटक विभागों ने कार्य तेज कर दिया है। तो पर्यटन व
प्रशासन ने यहाँ पर काम जो है वो तेज कर दिया गया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित 4 धाम करीब 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते प्रतिबंधित रखे गए थे, लेकिन कोरोना काल की वजह से 2 सालों तक ठप पड़े व्यापार के बाद सीजन में हरिद्वार के व्यापारी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। जिला पर्यटक अधिकारी सुरेश सिंह यादव ने बताया कि इस साल 4 धाम यात्रा के अधिक पर्यटक आने की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं और जो भी यात्री 4 धाम यात्रा के लिए जाएंगे उनको अपना बायोमेट्रिक पंजीकरण भी कराना होगा। चार धाम यात्रा इस बार ये मान के चला जा रहा है कि हमारी यात्रा 2 गुना 2.5 गुना तक जाएगी, क्योंकि 2-3 साल से कोरोना की वजह से ये यात्रा बिल्कुल नगण्य रही है। पर्यटन विभाग की तरफ से बायोमेट्रिक पंजीकरण की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन ये मेरा जो मैं 23 साल से विभिन्न जिलों में रहा हूँ, लेकिन इस बार की यात्रा में बहुत अच्छा होगा और सरकार की, हमारे विभाग की इच्छा है या तैयारी ऐसी की जा रही किसी को दिक्कत और परेशानी ना आए। खबर हरिद्वार से, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा ने विधायकों का मानदेय 2 गुना करने का विरोध करते हुए कहा कि विधायकों को वेतन 1,60,000 से बढ़ाकर 3,20,000 रुपए कर दिया गया है और उनको कई पेंशनें भी दी जा रही हैं, जबकि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन समाप्त की जा रही है। ये न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा कि विधायकों की कई पेंशन लेने का विरोध है और उनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। अगर दी भी जाए तो केवल एक पेंशन ही दी जाए। उन्होंने कहा कि गरीब आदमी को मिलने वाली पेंशन को बढ़ाकर 5,000 किया जाए और पंजाब की तर्ज पर 300 यूनिट तक बिजली भी फ्री दी जाए। अगर 4 बार विधायक बन रहा है, 4 पेंशन, 5 बार विधायक बन रहा है, तो अभी दरअसल अभी सरकार नहीं बनी और 4 दिन बढ़ोनी है, एकदम इनकी तनख्वाह एमपी एमएलए जो दुगनी कर दी, तो हम इसका विरोध था। अरे गरीब की वोट लेकर गए तो गरीब की करनी थी ना। जिन्हें 1,000 रुपये पेंशन मिल रही तो उन्हें 5,000 कर देते। जिन्हें 1,60,000 रुपये पेंशन मिल रही उनकी 3,20,000 करनी न्याय है। वे वापस करी जाए, ये 5,000 करी जाए। जब तक आंदोलन जारी रहेगा, पूरे प्रदेश के मुख्यालय में प्रदर्शन होगा और देहरादून में प्रदर्शन होगा। उसकी हम तब तारीखें घोषित करेंगे। हमारा कहना यह है कि एक तरफ तो सरकारी अधिकारियों की, सरकारी कर्मचारियों की, यहाँ तक कि पुलिस वालों तक की भी पेंशन खत्म करने की जा रही, खत्म कर दी। दूसरी तरफ एक एमएलए की पेंशन कहीं पेंशन ये ले रहे। तो हमारी सरकार से मांग है कि अगर एमएलए चाहे वो 1 बार का हो, चाहे एमएलए हो 10 बार का हो, पहली तो बात पेंशन मिलनी ना चाहिए। जब ये कहकर सत्ता में आ रहे कि हम जन सेवा के लिए आए, तो सेवा के लिए कोई पैसा है, कोई तनख्वाह, कोई मतलब नहीं बैठ रहा। जब ये जनता की सेवा के लिए इसमें आए, राजनीति में आए, तो फिर पेंशन का क्या मतलब बैठ रहा है। पहली तो बात इनकी पेंशन खत्म करी जाए पूर्ण तरीके से, और अगर खत्म भी नहीं करते तो एक विधायक की एक पेंशन हो, चाहे 10 बार का एमएलए हो। खबर हरिद्वार से है, जहां पर रोशनाबाद में विदेशी मुद्रा की दुकान आवंटन का मामला गर्माता जा रहा है और जिसमें पूर्व अनुज्ञापी ने जिला आबकारी अधिकारी एवं बाबू परमाणुकों के विपरीत 11 करोड़ की अनुमानित राशि वाली दुकान और 7 करोड़ में देने का आरोप लगाया है। प्रेस क्लब हरिद्वार के सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान विदेशी मुद्रा की दुकान रोशनाबाद के ठेकेदार राजेंद्र कुमार और उनके सहयोगी मोहित जायसवाल ने जिला आबकारी अधिकारी और बाबू की दुकान आवंटित करने धांधलीबाजी का आरोप लगाया है। वो दुकान आवंटन हुआ 7 करोड़ कुछ रुपए। ये कोई तो इसने गुमराह करके कहा, जो थोड़ा सा बात में चला गया, चलो मुझे लाइसेंस फीस जमा हुई थी मात्र 11 लाख रुपए के आसपास। दुकान सरेंडर करने के लिए आवंटन हुआ, वो दुकान इसलिए किए 4 तारीख में विज्ञप्ति निकाली गई थी दुकानों के संबंध में। उस लॉटरी प्रक्रिया में गड़बड़ हुई है, जो कि लगभग दुकान विदेशी होंगे रोशनाबाद 11 करोड़ रुपए कुछ बेस प्राइस था और वो 7 करोड़ में दी गई है। तो विषय है 4 करोड़ रुपये कम देने का, और उसमें क्या हम पुरानी पार्टी होने की वजह से 4 करोड़ की अननेसेसरी लायबिलिटी हमारे ऊपर निकलती है। और जो उन्होंने कहा था कि इसमें सब भाग ले सकते हैं, कागजों की मतलब कि विज्ञप्ति के अनुसार कागज नहीं मांगे थे। जब लोग वहाँ मोगे पहुँचे उनसे कागज मांगे गए, और एक सेकंड पार्टी है जिसने पूरे कागज अपने तैयार कर रखे, सिर्फ एक हैसियत की वजह से, ये हैसियत की वजह से उन्होंने इसके लिए मना कर दिया गया। उसने एक लेटर एप्लीकेशन आयुक्त के यहाँ भी लगा रखी है उस पार्टी ने। तो जब ये पार्टी पूरे 11 करोड़ रुपए में दुकान लेने के लिए, तो 7 करोड़ में दुकान क्यों दी गई है?
उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा की तैयारियों को लेकर देहरादून में होने वाली बैठक का निमंत्रण न मिलने से नाराज हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारियों ने परिवहन आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन किया है। ट्रैवल कारोबारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री से परिवहन आयुक्त को हटाने की मांग की है। इस दौरान ट्रैवल कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि 18 अप्रैल को देहरादून में होने वाली बैठक में हरिद्वार से किसी भी ट्रांसपोर्ट संगठन के पदाधिकारी को नहीं बुलाया गया, जबकि हरिद्वार में चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार माना जाता है। हम लोगों को बुलाया जाता तो जो हमारी 12 जो हरिद्वार की यूनियन है, सबके प्रधान सेक्रेटरी वगैरह जाते और सबके बहुत सारे मुद्दे थे, जिसमें कि हमारी चारधाम यात्रा 2 साल के बाद पूर्ण रूप से खुलने जा रही है। यहाँ से चारधाम यात्रा के लिए गाड़ी लेके गए, वहाँ पे होटल का स्टाफ, गाड़ियों का स्टाफ और जो चारधाम यात्रा घोड़ा कंडी पालकी की है या हेलीकॉप्टर सुविधा है, हर चीज़ के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ सुझाव थे, रणनीति बनाई हुई थी। पूरी दुनिया के अंदर जाना चाहिए था कि हम लोगों ने वहाँ से यात्रा करी थी उत्तराखंड में, और जो हमारे को इतना बढ़िया वो व्यवहार मिला और हम इतना बढ़िया मैसेज हमारा उत्तराखंड का जाता, जो कि इन्होंने सब पे हमारे सपनों पे पानी फेर दिया। परिवहन आयुक्त कार्यालय से एक लेटर जारी हुआ है, एक लेटर जारी हुआ है। ये लेटर, इस लेटर के अंदर चारधाम यात्रा के लिए पूरे उत्तराखंड की ट्रांसपोर्ट यूनियनों को सबको आमंत्रित किया गया है, और भविष्य में उत्तराखंड का मुख्य द्वार हरिद्वार माना गया। और हरिद्वार हमेशा से चारधाम यात्रा जब चलती है तो हरिद्वार से श्री गणेश होता है उसका, तब जाकर के हरिद्वार और ऋषिकेश 2 चरण इसके माने गए हैं चारधाम यात्रा के। परंतु इस लेटर में हरिद्वार का कहीं जिक्र नहीं किया गया, हरिद्वार के ट्रांसपोर्ट किसी भी यूनियन को इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं किया गया। और अगली खबर देहरादून से सामने आ रही है। इस बीच एक अहम जानकारी सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर यशपाल आर्या को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर विरोध देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यशपाल आर्या को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर विधायकों में नाराजगी। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर विधायकों में काफी नाराजगी देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे यशपाल आर्या, और नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के विरोध में अब यहां पर कई लोग सामने आ चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति से नाराज है कांग्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति से नाराज कांग्रेस। यशपाल आर्या को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर विरोध देखने को मिल रहा है। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर विधायकों में जमकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, 10 विधायक देहरादून में करेंगे गोपनीय बैठक, यानी 10 विधायकों की ओर से देहरादून में गोपनीय बैठक की जाएगी। और कांग्रेस से इस्तीफा देने की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, यशपाल आर्या को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का लगातार विरोध सामने आ रहा है। यशपाल आर्या को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर विधायकों में जमकर नाराजगी देखने को मिल रही है, और बताया जा रहा है कि कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर विधायक नाराज हैं, और गोपनीय बैठक भी कांग्रेस के कुछ विधायकों की ओर से की जा सकती है। और कांग्रेस छोड़ने की भी बात सामने आ रही है इन विधायकों की। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति से नाराज कांग्रेस के विधायक। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, यशपाल आर्या को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर विरोध देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ चुके हैं लाइव इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ में। अभिषेक, कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या को बनाए जाने पर विरोध, और बताया जा रहा है कि 10 विधायक देहरादून में गोपनीय बैठक करेंगे, इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस के जो 10 विधायक हैं वो नाराज बताए जाते हैं। और खबर ये भी है कि 10 के 10 विधायक कल एक गोपनीय बैठक करने वाले हैं, जिसमें ये आगे की रणनीति पर ये लोग फैसला लेंगे। और ये पूरा जो विवाद है ये सिर्फ और सिर्फ नेता प्रतिपक्ष का जो नियुक्ति की है कांग्रेस ने, उस पर शुरू हुई है। एक दिन पहले जब नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान किया गया, यशपाल आर्या को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, उसके बाद ही प्रीतम सिंह जो नेता प्रतिपक्ष पहले थे तो कांग्रेस में ही है और कभी पार्टी को छोड़ करके नहीं गए। लेकिन यशपाल आर्या की बात करें तो साल 2017 में वो बीजेपी से चुनाव लड़े थे। 22 आते 2021 में उन्होंने एक बार फिर बीजेपी छोड़ दी और फिर वो दोबारा से कांग्रेस में शामिल हो गए। तो लोगों की नाराजगी ये है कि जिस नेता ने कांग्रेस का साथ बुरे समय में छोड़ दिया था, उस नेता को आज जो वो कांग्रेस में आता है और विधायक बन जाता है तो उसको, और जबकि 2017
बीजेपी की थी, उसमें जो नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस की तरफ से थे वो चक्राता विधायक प्रीतम सिंह थे। तो प्रीतम सिंह एक बार फिर चुनाव जीते किया गया, तो जो उनके समर्थक हैं उन लोगों ने परसों शाम ही कार्यकर्ता पद से इस्तीफा दे दिया। कई कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। जो ये जो दायरा है ये बड़ा होता दिखाई दे बिल्कुल, यानी अभिषेक लगातार विरोध की जो आवाजें हैं वो तेज होती जा रही हैं, लेकिन सबसे अहम बात अभिषेक है क्योंकि इसके पहले नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह रहे हैं, तो क्या ये जो विरोध दिखाया जा रहा है ये प्रीतम सिंह के गुट के लोग कर रहे हैं या फिर हरदा गुट के लोग कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस में अंदर खाने में अगर हम देख ले तो काफी हलचल पहले ही मची हुई है, काफी जो मनमुटाव है वो दोनों गुटों के बीच में देखने को मिलता है और अब यशपाल आर्या के बाद से ये विवाद जो है अंदरूनी और ज्यादा बढ़ सकता है। बिल्कुल ये विवाद बढ़ता जा रहा है। देखिए, हरदा गुट हो या फिर प्रीतम सिंह गुट हो या कोई और हो, अभी सिर्फ और सिर्फ नजर एक तरह से नहीं नजर आ रही है। सिर्फ इसी बात को लेकर के नाराजगी है कि जो नेता साल 2012 से 2017 की जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय जो 9 विधायक थे वो पार्टी छोड़कर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और उन्होंने पार्टी पर से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण कांग्रेस की उस समय पे सरकार गिर गई थी। हरीश रावत जो थे उस समय मुख्यमंत्री थे। उसके बाद जब 2017 में चुनाव हुआ तो यशपाल आर्या सहित 9 नेता बीजेपी में शामिल हो गए थे और बीजेपी के से ही उन्होंने विधानसभा चुनाव उस समय पे लड़ा था। तो वो जीते भी और सरकार में मंत्री भी रहे। लेकिन उसके बाद अब जब 2021-2022 का चुनाव आते आते 2021 में यशपाल आर्या जो थे वो फिर एक बार बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा दिया और वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो लोगों की नाराजगी कहीं ना कहीं यही है कि जिस नेता ने पार्टी के साथ बुरे समय में उसका साथ दिया, यानी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर प्रीतम सिंह ने, तो उनको क्यों नहीं नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार से एक महिला विधायक हैं ममता राकेश, वो कांग्रेस से लगातार तीसरी बार विधायक बनी है। उससे पहले भी वो उनके पति के पास वो सीट थी और उसके अलावा नेता है तीसरी बार वो भी चुनाव जीते हैं और भी कई नेता हैं। इन सभी नेताओं की बात करें तो ऐसे टोटल 10 ऐसे नेता हैं जो इस नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति पर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और चर्चा ये भी है कि शायद वो कल की गोपनीय बैठक के बाद वो पार्टी से भी इस्तीफा दे दे। जी बिल्कुल, यानी विरोध के जो स्वर हैं वो और ज्यादा तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही, क्योंकि अभिषेक आपने बताया यहाँ पर कि कुछ गोपनीय बैठक पे विधायक करने वाले, तो इस गोपनीय बैठक के बाद क्या लगता है कांग्रेस में हालात और बिगड़ सकते हैं? क्या शीर्ष नेतृत्व इस पर कुछ विचार विमर्श करेगा? किस तरह से इन हालातों को निपटाया जाएगा, समझाया जाएगा इन लोगों को? देखिए, शीर्ष नेता से हमारी बात हुई है, अभी तक तो फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। अभी लग भी नहीं रहा है कि शीर्ष नेता से दोबारा इस बात पे कोई चर्चा करेगा या चर्चा के मूड में है। हमारी कांग्रेस के प्रवक्ताओं से या कांग्रेस के जो बड़े अधिकारी उत्तराखंड में मौजूद हैं उनसे हमारी बात हुई है, तो ऐसा हाल फिलहाल तो होता नहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में जो भी नेता मौजूद है वो इनकार कर रहे हैं कि कांग्रेस में किसी प्रकार की नाराजगी है और वो ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो गोपनीय बैठक खबरों में है वो उसका कोई आधार नहीं है और इस तरह की नाराजगी पार्टी में कहीं नहीं है। तो ये अभी फिलहाल जो है यहाँ से खबर निकल कर आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अभिषेक हमारे साथ में थे, जहाँ पर कई अहम बातें उनकी ओर से बताई गई हैं और कांग्रेस से इस्तीफा देने की तैयारी भी कुछ लोग यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। यशपाल आर्या को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर विरोध लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
और एच निर्माण और कॉलोनियों पर कार्रवाई लगातार जारी है और इसी क्रम में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने जगजीतपुर क्षेत्र में छापा मारकर अवैध मानकों से बन रहे 3 भवनों को सील कर दिया है और क्षेत्र की नवनिर्मित कॉलोनी जो कि बीते विधानसभा चुनाव के दौरान बसाई गई थी इसे भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है और HRDA सचिव उत्तम सिंह चौहान के अनुसार डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। HRDA के द्वारा इलेक्शन के दौरान कुछ जो एक तरह से जो है प्रभावी कार्रवाई थी वो रुक गई थी अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध, लेकिन 15 मार्च के बाद हम लोगों का जो है इस तरह के चाहे अवैध प्लॉटिंग करके कोई कॉलोनियाँ डेवलप की जा रही है या बिना नक्शा पास के कोई मकान बन रहे हैं उनको सभी को जो है चिन्हित करते हुए लगातार कार्रवाई की जा रही है। खबर देहरादून से है जहां पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने ज्योतिबाई फुले की जयंती पर प्रेस वार्ता में उनके द्वारा समाज के किए गए अनन्य कामों का वर्णन विस्तार से करते हुए कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो अगले 15 दिनों तक देश भर में सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाएं और उन्होंने कहा था कि अगले कुछ दिनों में महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, उनके स्मरण में हम सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाएंगे। प्रवक्ता श्री शादाब चंद जी को आपको संबोधित। देखिए, आज ज्योतिबा फुले जयंती है और उसके उपलक्ष्य में ये विषय सामने आया है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय पखवाड़ा चला रही है और उसमें जितने भी समाज सुधार के लोग रहे हैं, हमारे जो नायक रहे हैं, उन्होंने जो जो काम किए हैं उनकी बातों को, उन विषयों को लोग अभी तक किताबों तक रखते थे, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री ने जिस तरह से उन्हें चरितार्थ किया है, हमारी सरकारें चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, जो सपना उन्होंने देखा था, जिस हिंदुस्तान का सपना उन्होंने देखा था, उस सपने को साकार करने की दिशा में हमारी सरकारें आगे बढ़ रही हैं। और क्योंकि जो जो सपने उन्होंने देखे थे उन सपनों को कितना आगे ये मोदी सरकार ले जा पाई और किस दिशा में हमारी सरकारें चल रही हैं, उसका संदर्भ मैंने आप लोगों के सामने रखा और मैं ये कह सकता हूं कि देश बहुत मजबूती के साथ उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज सामाजिक समरसता साफ साफ दिखाई दे रही है। और अगली खबर मंगलौर से है जहां पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर कोतवाली में सीओ मंगलौर ने ग्रामीणों की बैठक आयोजित की, जिसमें 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने व शांतिपूर्ण तरीके से जयंती मनाए जाने की अपील की। तो वही जयंती को लेकर किसी भी तरह की कोई हुड़दंगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हुड़दंग व अफवाहें फैलाने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। असामाजिक तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सीओ मंगलौर पंकज गैरोला ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर जयंती को शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने को लेकर पीएसी फोर्स के साथ अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। अप्रैल को बाबा साहब के जन्म दिवस के अवसर पर ये मीटिंग आयोजित की गई थी कि हमारे क्षेत्र में जो ये जयंती की जुलूस निकाली है शांतिपूर्वक जो है इसे संपन्न हो सके, इसलिए मीटिंग आयोजित की गई है। शांति व्यवस्था के लिए सर कुछ व्यवस्था शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त फोर्स है और जो अतिरिक्त पुलिस बल जो लगता है हमेशा से वो मांग लिया जाएगा और पूरी जयंती का कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न कराएगा। डोईवाला के शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का 2 दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा समारोह का शुभारंभ रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ है और समारोह का शुभारंभ के विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने दीप प्रज्वलित कर किया है और कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य डीसी नैनवाल के साथ कॉलेज की खेल प्रतिभाओं ने भी समारोह में भाग लिया है और विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने समारोह से संबोधित करते हुए कहा कि खेल हमारे जीवन का अहम हिस्सा है और आज खेल में हमारे क्षेत्र की तमाम प्रतिभाएं राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवा रही हैं। आज यहाँ पर महाविद्यालय में क्रीड़ा का जो आज शुभारंभ हुआ है और मैं अपने जितने भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं छात्र छात्राएं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस महाविद्यालय में यहाँ पे मांग है कि विज्ञान और कॉमर्स का जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में यहाँ पे खुलना चाहिए। निश्चित तौर पर मैं शासन स्तर पर इसके लिए प्रयास करूँगा। अन्य जो भी यहाँ की समस्याएं हैं, मांग है, उनको पूरा करूँगा।
मैं ये बताना चाहूँगा कि 2 साल जो कोरोना काल में गुजरा है, हम जो गेम को 2 हिस्से में बांटते हैं, फिजिकल और नॉन फिजिकल। फिजिकल वाले को स्पोर्ट्स बोलते हैं, नॉन फिजिकल जैसे इंटेलेक्चुअल जो आपका डेवलपमेंट होता है, जैसे IAS करते हैं। तो दोनों चीज़ ज़रूरी है। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो मेंटली आप फिट होंगे। जैसे आप कबड्डी खेलते हैं तो इंटेलिजेंसी भी चाहिए। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल बल्ले पे कहाँ पे मारना है ये आना चाहिए, तो इंटेलिजेंसी भी ज़रूरी है। और खबर देहरादून से है, जहां पर देवभूमि उत्तराखंड में जिला सहकारिता बैंक भर्ती घोटाला तूल पकड़ने लगा है। सहकारिता विभाग की नियुक्तियों में कथित तौर पर हुई गड़बड़ी के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने सचिवालय के गेट पर धरना दिया। इस दौरान कांग्रेसियों ने सहकारिता मंत्री धन सिंह के इस्तीफे की मांग की और इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इस धरने में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि इस मामले की जांच रिटायर्ड जज से कराई जानी चाहिए। गठित हो विधानसभा की या जो है इसमें न्यायिक आयोग गठित हो, वही जांच कर सकता। बड़ा गंभीर मामला। ये सहकारिता विभाग में पिछले 5 सालों से तमाम चले आ रहे भ्रष्टाचारों के चलते आज तमाम लोगों को, जो वाजिब लोग थे, जो योग्य लोग थे, उनको अपनी नौकरियां न मिलकर ऐसे लोगों को नौकरियों से नवाजा गया जो सत्ता में बैठे हुए लोगों के रिश्तेदार थे। ये नौकरियों के गलत बंदरबांट के खिलाफ आज हमारा पहला प्रदर्शन है और आज इसके बाद हम दोबारा भी करेंगे। मैं अभी इंतजार कर रहा हूं विधानसभा अध्यक्ष जी का। वो मैंने सुना कि असम गई हुई हैं, इसके बाद वो असम से वापस आएंगी। अगला एपिसोड विधानसभा में करेंगे। मौजूद है सचिवालय के गेट के बाहर, जहां पर कांग्रेस के जो तमाम कांग्रेसी है और यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है और जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं करण मेहरा, वो भी मौजूद है। और साथ ही यहां पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो है गणेश गोदियाल जी, वो भी मौजूद है। यहां पर जिस तरह से राज्य में जो है सहकारिता बैंक घोटाला यहाँ पर हुआ है, भर्ती घोटाला, जिसे लेकर यहाँ पर कांग्रेस यानी विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। हम जानेंगे कि यहाँ पर किन किन मांगों को लेकर बैठे हैं। ये सरकार का पर्यायवाची ही घोटाला है। ये तो हमेशा से भ्रष्टाचारी सरकार रही है, पहाड़ विरोधी सरकार रही है, युवा विरोधी सरकार रही है। यही धन सिंह रावत, यही मीनाक्षी सुंदरम पिछले 5 साल भी इस विभाग के मंत्री और सचिव थे। इस बार सरकार रिपीट हुई तो फिर से इन्हीं को पकड़ा दिया कि खाओ मलाई जितनी खानी है, बांटो जितने सरकारी नौकरी बांटनी है अपने चहेतों को। पहाड़ का युवा क्या रोज ऐसे ही ठगा बैठा रहेगा? वो हाथ मलता रहेगा? पहले मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, तैयारी करता है परीक्षाओं की, और उसके बाद उसके साथ यह अन्याय होता है कि अगर वाकई में पुष्कर सिंह धामी जी गंभीर हैं तो उन्हें सबसे पहले मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। जिस मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है अपने विभाग में, उस मंत्री के पद में रहते हुए कैसे निष्पक्ष जांच होगी, ये शोचनीय विषय है। पहले मंत्री जी को त्यागपत्र दिलवाएं नैतिकता के आधार पर, उसके बाद जांच बैठाएं तो समझ में आता है किसी रिटायर्ड जज से, या फिर जो हमारी विधायक मंडल की एक कमेटी बने वो उसकी जांच करे, तब समझ में आता है कि ये निष्पक्ष होगी जिसमें सभी दलों के विधायक हों। तो अभी तो जो मुख्यमंत्री जी की बात है, लगता है केवल बात को टालने के लिए है और वो गंभीरता से इस विषय को नहीं ले रहे। कुछ अधिकारियों को जो है हटा दिया गया था, तबादले किए गए, क्या लगता है क्या निलंबित? देखिए, लीपापोती है। पहले जैसे कुंभ घोटाले में हुआ, जैसे कुंभ घोटाले में हुआ, छोटी मछलियों को पकड़ लिया गया, मगरमच्छ छोड़ दिए गए, उसी तरीके से इसमें भी अधिकारियों के ऊपर बात डाल के मामले को दबाने की कोशिश होगी, लेकिन जो बेरोजगारों को न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी, जो कि कल ही नियुक्त किए गए हैं, नई जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं कि किस तरह से राज्य में जो है जिला सहकारिता बैंक भर्ती घोटाला हुआ है। तो ऐसे में कई सारा सवालियात निशान खड़े हो गए हैं और यहाँ पर विपक्ष लगातार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। हालांकि यहाँ पर 15 दिन का जो है टाइम दिया गया है और 15 दिन का टाइम देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है जांच के आदेश दिए थे। लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तरह से जो है धामी सरकार इस पर एक्शन ले पाती है और जो भी इनमें जो लोग हैं जिनकी कारस्तानी है उन्हें जो है सजा दे पाती है। कैमरा पर्सन आशु के साथ मैं हिना आजमी, के न्यूज इंडिया, देहरादून। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।